Okay, okay, okay. I'll do. Yeah, yeah. Okay, okay. हेडफोन्स भी ला रही हूँ और मैं लाइक बटन प्रेस कर दी उसे शीशे को खोल हाँ, नमस्ते। मैं डॉक्टर अंकित शाह। आज ओरल कैंसर के बारे में मेरा टॉपिक है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। मैंने एमडीएस किया ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी से, और फिर बाद में हेड एंड नेक ऑन्को सर्जरी में टाटा हॉस्पिटल से ट्रेनिंग लिया है। प्रेजेंटली मैं तेरना हॉस्पिटल नवी मुंबई और मसीना हॉस्पिटल बाइकला में काम करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे ओरल कैंसर के बारे में। तो आप लोगों को कोई भी डाउट्स रहेगा, एंड ऑफ द लेक्चर हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ओरल कैंसर होता क्या है। तो बेसिकली कैंसर जो अपने शरीर का सबसे छोटा कोई हिस्सा है, तो वो है सेल्स। तो आमतौर पे कोई भी नॉर्मल सेल जो होता है बढ़ता है और कुछ से मर भी जाता है। पर कैंसर कैंसर में बेसिकली वो सेल मरते नहीं है, सिर्फ बढ़ते ही जाते हैं। तो उसे कहते हैं, फिर वो बढ़ते जाना, कंटिन्यूअसली बढ़ते जाना, फिर वो कैंसर का रूप लेता है। तो शरीर में कैसे जो भी ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे किसी को लंग कैंसर हुआ हो, लीवर कैंसर हुआ हो, ओरल कैंसर हुआ हो, तो वो जगह के जो सेल्स रहते हैं वो अनकंट्रोल्ड फैशन में बढ़ते जाते हैं कंटिन्यूअसली। और फिर वो वहाँ का जो फंक्शन है, अगर लंग का रहेगा या लीवर का, कोई भी जगह का, वहाँ का फंक्शन लॉस हो जाता है। तो बेसिकली फंक्शन लॉस होने की वजह से प्रॉब्लम्स डेवलप होता है, और फिर वो प्रॉब्लम्स की वजह से कैंसर बॉडी में फैलता है, और पेशेंट की इवेंचुअली डेथ होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये हो गया कैंसर के बारे में, आपको बेसिक आइडिया देने के लिए मैंने कैंसर के बारे में बताया। अभी शरीर में बहुत सारे टाइप के कैंसर हो सकते हैं। हम देख सकते हैं, लंग के कैंसर हो सकते हैं, स्तन के हो सकते हैं, आंतड़ों के हो सकते हैं, यूरिन के कैंसर हो सकते हैं, मेन में प्रोस्टेट के होते हैं, ब्लड कैंसर हो जाते हैं, और सार्कोमास जिसे हड्डी और मसल्स उनके बोलते हैं। इनफैक्ट हमारा अगला जो वेनसडे का लेक्चर है वो इसके ऊपर ही है कि सार्कोमास जो है बोन एंड मसल्स रिलेटेड कैंसर्स, जिनको ऑस्टियोसार्कोमास बोलते हैं, वो देने वाले हैं डॉक्टर मिशिल पारेख। एक ऑर्थो ऑन्कोलॉजिस्ट है, मतलब जो बोन्स और मसल्स के रिलेटेड कैंसर का इलाज करते हैं। उनका अगले वेनसडे को हमारा लेक्चर है। तो ये रहा आमतौर पे कितने टाइप्स ऑफ कैंसर्स है। अभी हम आज बात कर रहे हैं ओरल कैंसर के बारे में। तो हम ओरल कैंसर ये टॉपिक क्यों चूज किया उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है ग्लोबल एडल्ट टबैको सर्वे, इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो फैक्ट शीट है, उसमें हम देख पा रहे हैं कितने सारे मेन विमेन स्मोक टबैको यूज करते हैं, कितने सारे स्मोकलेस टबैको यूज करते हैं, कितने सारे दूसरों को प्रभावित करते हैं स्मोकिंग करने के लिए। बस उतना ही नहीं, डब्ल्यू जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इंडिया को एज अ ग्लोबल एपी सेंटर ऑफ ओरल कैंसर बताया गया है। इंडिया का सबसे कॉमन कोई कैंसर मिलता है तो वो है ओरल कैंसर। और ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से ओरल कैंसर के बारे में हम बात करेंगे। और ओरल कैंसर के रिलेटेड दो एक अच्छी चीज भी है, वो है कि तो हम ओरल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम सब जानते हैं। तो ये ओरल कैंसर जो है 100% प्रिवेंटेबल कैंसर है, अपने हाथ में रहता है कि उसको बुलाना है या उससे दूर रहना है। प्लस ये जो ओरल कैंसर्स है हम देख सकते हैं, जैसे आंतड़ों के बाकी जगह के कैंसर होते हैं, लीवर के कैंसर्स है, हमको बहुत लेट डिटेक्शन में भी लेट होता है। तो एटलीस्ट स्पेसिफिक ओरल कैंसर जो है मुंह में कुछ अर्ली साइंस देते हैं। कभी किसी को रेड पैचेस आता है, किसी को व्हाइट पैचेस के फॉर्म में आता है, कुछ छोटे छोटे साइंस रहते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो एक अर्ली साइंस मिलते हैं जिससे हम देख सकते हैं या पता चलेगा कि ये इंसान को ओरल कैंसर होने के चांसेस है भी या नहीं है। इसलिए अर्ली साइंस के रूप में हमको एक वार्निंग साइंस देता है कि भाई मैं ओरल कैंसर होने वाला है या नहीं, प्लस हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि ओरल कैंसर क्या क्या वजह से होता है। हम सबको पता है सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है टबैको। तो टबैको जो है हर एक रूप में हानिकारक है। कुछ लोग उसको मिश्री के रूप में
दांत साफ करने के लिए यूज करते हैं, कुछ स्मोक के फॉर्म में यूज करते हैं, कुछ स्मोकलेस मतलब तंबाकू खाना, मावा, गुटखा, ये सब में इस्तेमाल करते हैं। पर तंबाकू हर कोई भी चीज में इस्तेमाल करें वो शरीर के लिए हानिकारक है। हमारे सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2004 में ये बताया भी है कि टबैको कोई भी रूप में आप उसको इस्तेमाल करें वो डेंजरस है। इनफैक्ट 70 से 95% इंडिया के ओरल कैंसर केसेस ये तंबाकू खाने की वजह से ही होते हैं। ये हमको ध्यान में रखना है। तंबाकू सिर्फ ओरल कैंसर ही नहीं तो और भी पूरे शरीर को डैमेज करता है। हम अगर देखें कि एक सिगरेट के स्मोक में कम से कम 7000 केमिकल्स है, उसमें से 70 केमिकल्स तो ऐसे ही है जिनसे 100% आपको कैंसर होने की संभावना है। उसमें वो सारे केमिकल्स है जिससे कोई भी इंसान को सिर्फ कैंसर ही नहीं, शरीर का हर एक ऑर्गन वो डैमेज करता है। और उसमें इतने सारे केमिकल्स रहते हैं कि वो शरीर के हर एक ऑर्गन को डैमेज के साथ उनमें हर एक ऑर्गन में कैंसर भी ला सकता है। उतना ही नहीं, एक सिगरेट स्मोक इतना डेंजरस है कि जो सिगरेट्स, वेपन्स, पेट्रोल, जो डेड बॉडी प्रिजर्व करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, फैक्ट्रीज, इनमें जो स्मोक मिलता है वो ही स्मोक सिगरेट स्मोकिंग में भी मिलता है। मतलब वो इतना डेंजरस है। प्लस स्मोकिंग से ऐसा एक भी ऑर्गन नहीं है शरीर का, एक भी जगह नहीं है जहां पे वो डैमेज नहीं करता है। दिमाग से लेके आंख, मुंह, ब्रेस्ट, लंग, हर एक चीज है, ऐसी एक भी जगह नहीं है जहाँ पे तंबाकू या स्मोकिंग की वजह से जो उसके केमिकल्स है वो पाए नहीं जाते और हर एक जगह पे डैमेज करता है। तो ये हमको ध्यान में रखना है ताकि जो भी तंबाकू खाता है, हमारे आसपास वाले लोग, उन सबको बताना है कि ये सब नहीं खाना है, इन सब की वजह से प्रॉब्लम्स आती है, कैंसर होता है। सेकंड, हमें पता है कि क्या चीज से होता है, वो है अल्कोहल। अल्कोहल भी तंबाकू जितना ही है। कुछ लोगों को ऐसा गैरफहमी रहती है कि भाई बियर से या लिकर से, अल्कोहल, वाइन, ये सब से कैंसर नहीं होता है। ऐसा नहीं है। अल्कोहल भी उतना ही खराब है, उतना ही हानिकारक है, उतना ही मुंह के कैंसर्स, प्लस जहां जहां पे ये केमिकल्स हम फैलते हैं, जैसे खाने का नली, पेट, आंतड़े, ये सारी जगह पे उनके वजह से डैमेज होने से कैंसर होने की बहुत ज्यादा संभावना है। पर हम अभी अब ओरल कैंसर के बारे में बात करें तो हाँ, डेफिनेटली अल्कोहल से ओरल कैंसर भी होता है। नेक्स्ट जाएंगे सुपारी। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि सुपारी और तंबाकू अलग है, तंबाकू से होता है, सुपारी से नहीं होता है। ऐसा नहीं है। सुपारी तंबाकू से भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि सुपारी से ओरल कैंसर तो होता ही होता है, उसके साथ एक ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोल के एक डिजीज है, जिससे मुंह कम खुलना, मुंह में कोई गर्म तीखा नहीं खा पाना और मुंह में छाले आना, ये सारी चीजें हैं जिससे वो सुपारी की वजह से ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस ऐसा भी होता है। प्लस कैंसर तो होता ही है, मतलब सुपारी भी उतना ही डेंजरस है, उससे भी ओरल कैंसर होता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ये तो हो गए जो हम बैड हैबिट्स जिनको हम रूल आउट कर सकते हैं, तंबाकू, सुपारी, दारू। उसके अलावा एक है मुंह का आरोग्य, ओरल हाइजीन। वो ओरल हाइजीन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने कि ये बैड हैबिट्स है। अगर किसी का ओरल हाइजीन अच्छा नहीं रहेगा तो उसे भी कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अभी ये ओरल हाइजीन खराब होने की वजह से मुंह के कैंसर कैसे होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। अभी जैसे किसी का दांत कीड़ा हो या टुकड़ा पड़ा हो, तो वो बार बार जबान को या गाल को या मुंह के कोई भी जगह पे बार बार घिस के एक छाला बनता है। अगर वो छाला खुद से ठीक होता है तो अच्छा है, पर अगर वो बार बार छाला निर्माण होके, बार बार छाला बन के अगर वो जख्म नहीं भरता है तो उसमें 100% कैंसर बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो सिर्फ दांत को लग जाने से भी बहुत सारे हमने कैंसर देखे हैं कि भले ही उसे कोई आदतें नहीं है, पर सिर्फ दांत घिस के, भले वो गाल को घिसे या जबान को घिसे, सिर्फ बार बार घिसने की वजह से भी मुंह के कैंसर हो सकते हैं। अभी तो हमने बात किया है मुंह के कैंसर किस किस वजह से होते हैं। अभी हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कि मुंह के कैंसर का एक अच्छी चीज ये है कि वो आने के पहले एक साइंस देते हैं। उसे वार्निंग साइंस भी बोलते हैं या फिर अर्ली साइंस भी बोलते हैं। अगर किसी को ये मुंह में, किसी को हैबिट्स है, आपके जान पहचान में किसी को भी हैबिट्स है, अगर उनमें ऐसे पैचेस दिखते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा चांसेस है कैंसर बनने के। जहाँ पे वो रेड पैच है या व्हाइट पैच है, वहीं पे कैंसर बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और एक टाइप का ये वार्निंग साइंस भी रहता है, जिससे हमें एक सिग्नल रहता है कि भाई अभी हमें आदतें छोड़ देनी है सारे, और रुक जाना है ताकि शरीर और डैमेज ना हो, शरीर में और डैमेज होकर कैंसर निर्माण ना हो और कैंसर की वजह से अपनी डेथ ना हो। तो ये सब चीजों की वजह से भी अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स उतने ही जरूरी है।
तो अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स, पहले क्या क्या दिखता है कैंसर आने के पहले के लक्षण हम देखते हैं। तो एक है व्हाइट पैच, मुंह में कहीं पे भी आपको व्हाइट पैच दिखता है, व्हाइट कलर का एरिया दिखता है या फिर रेड कलर का एरिया दिखता है, तो हमें तुरंत ही किसी आपके आसपास के ऑन्को सर्जन को मिलना है और उनसे ये लेना है कि क्या करना चाहिए आगे। सेकंड है, ये आपने देखा व्हाइट पैच एक है, रेड पैच एक है, पर कभी कभी व्हाइट एंड रेड पैच का मिक्सचर भी रहता है। जैसे ये रहते हैं मिक्स्ड एंड रेड व्हाइट पैचेस, कि व्हाइट पैच के बैकग्राउंड में कई कई रेड स्पॉट्स रहते हैं या फिर रेड पैच के बैकग्राउंड में व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स रहते हैं। तो ये भी कैंसर के पहले के लक्षण है, तो इसे भी हमें ध्यान में रखना है। और दूसरा है ओरल सब, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि सुपारी खाने की वजह से ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बोल के एक बीमारी होती है, जिससे मुंह कम खुलता है, गरम तीखा नहीं खा सकते है, और ये एक्सक्लूसिवली सुपारी खाने की वजह से होता है। अभी ये जो है ओरल सिव म्यूकस फाइब्रोसिस, अगर किसी को हो गया है या होता है या होने वाला है, इन सभी में कैंसर बनने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। अगर किसी को ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस है तो उन लोगों में भी कैंसर में परिवर्तन आने का, कैंसर में रूपांतर होने का, कैंसर में चेंजेस आने का, शरीर में या मुंह में कहीं पे भी होने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहते हैं। इसलिए कोई भी ये रेड पैच हो या व्हाइट पैच हो या फाइब्रोसिस हो, कोई भी चीज हमें निग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए। अभी हम बात करेंगे, एक मिनट, हाँ, अभी ये प्री मैलिग्नेंट लीजन जो बोलते हैं या फिर कैंसर के पहले के स्टेजेस, उसमें ये जैसे मैंने आपको पहले कब से यही बता रहा हूँ कि ये वार्निंग सिग्नल्स है और ये दर्द देने वाले नहीं है। आमतौर पे क्या होता है, अगर किसी मरीज को पेन होता है कोई भी शरीर में कहीं पे भी दर्द होता है, जब तक दर्द नहीं तब तक कोई आता नहीं है दिखाने के लिए। बट ये जो वार्निंग साइंस है, रेड पैचेस व्हाइट पैचेस, ये पेनलेस है, इनसे दर्द वगैरह होता नहीं है, पर इनको इस वजह से ही निग्लेक्ट किया जाता है या नजरअंदाज किया जाता है, और यही सबसे ज्यादा गलती हम सब लोग करते हैं। और ये जो व्हाइट पैचेस है या रेड पैचेस है, उसी में कैंसर बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अभी हमें क्या करना है, अगर किसी को हैबिट्स है या नहीं भी है, दांत खराब है या है, उसको तुरंत ठीक करना है, या अगर किसी को हैबिट्स है तो वो हैबिट छोड़ना है। और घर पे ही आप सेल्फ चेक कर सकते हैं, ये किस तरह से करना है वो भी मैं आपको अभी इसी स्लाइड में दिखा रहा हूँ, कि एटलीस्ट आपने किसी को हैबिट्स है, डर है मन में, तो वो घर पे भी चेक कर सकता है। आपको किसी तुरंत ही स्पेशलिस्ट को मिलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई उसमें चेंजेस आता है तो तुरंत ही कैंसर स्पेशलिस्ट को आपको दिखाना चाहिए। इस तरह से गाल भी चेक करना है, होठों को भी चेक करना है, जबान के ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, तालू का हिस्सा, सभी कुछ चेक करना रहता है। अभी अगर किसी को ऐसा दिखता है, रेड पैच व्हाइट पैच या कोई भी ऐसा मुंह में छाला दिखता है, और किसी को आमतौर पे स्ट्रेस की वजह से भी छाला आता है, पर किसी को अगर हैबिट्स है प्लस छाले आए तो उसे नजरअंदाज नहीं करना है। तो अगर है आया है किसी को ऐसे पैचेस, तो सबसे पहला है स्टॉपेज ऑफ हैबिट, मतलब हमें वो जो भी आदतें है वो बंद करनी है। दांतों की वजह से है तो दांतों को ठीक करना है। आपके आसपास के कैंसर स्पेशलिस्ट या मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर वो दिखता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं। अगर वो छाला बहुत ही कैंसर जैसा दिख रहा है तो हम उसे बायोप्सी लेते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा लेके टेस्टिंग के लिए लेते हैं। वो टेस्टिंग पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, जो दूरबीन में चेक करते हैं कि ये उसमें कैंसर की बीमारी है या नहीं है। कभी कभी वो एरिया को ही, जितना रेड पैच है या व्हाइट पैच है, वो पूरा एरिया ही निकाल के पैथोलॉजिस्ट को भेजते हैं, या कभी कभी लेजर सर्जरी भी कर सकते हैं। इन सब की अगर जरूरत नहीं रहेगी, अगर कोई बायोप्सी जैसा बीमारी नहीं लग रहा है या सिर्फ नॉर्मल रेड पैच है या व्हाइट पैच है, तो हम काफी टाइम पे उनसे सिर्फ रेगुलर फॉलोअप मांगते हैं, कि इनको सिर्फ रेगुलरली चेकअप के लिए बुलाते हैं। उसका ना ही बायोप्सी किया जाता है ना ही कुछ किया जाता है, सिर्फ चेकअप करते रहना है कि ये जो रेड पैच है या व्हाइट पैच है उसको वैसा ही रखना है, वो वैसे ही है या बढ़ रहा है। तो उसमें तीन चीजें हम देखते हैं, कि जो पहले जब फर्स्ट टाइम कोई पेशेंट आता है तो वो जो व्हाइट पैच या रेड पैच है वो वैसा ही रहता है, उसमें अगर साइज में बदलाव है, दूसरा अगर उसमें कलर में चेंजेस है, तीसरा उसके टेक्सचर में चेंजेस है। अगर इन तीनों चीजों में से कोई भी चेंजेस आते हैं तो तुरंत आपके कैंसर स्पेशलिस्ट या डॉक्टर को दिखाना है। अभी अगर हम ये सब चीजें कोई मरीज निग्लेक्ट कर देता है, रेड पैच हुआ, जो भी पैचेस आए, सबको नजरअंदाज करके कुछ नहीं किया, किसी को नहीं दिखाया, छुपा के रखा, तो यही जगह पे
100% कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये कैंसर इस तरह से दिखता है, वही छाले कैंसर छाले के रूप में रूपांतर लेते हैं और इसमें चेंजेस आते हैं और कैंसर फुल फ्लेज, ये जो आप दिख रहे हैं फोटोज, ये कैंसर हुए हुए ही पेशेंट्स हैं जिनको ये जो भी छाले दिख रहे हैं सारे को वो एरिया में कैंसर डिटेक्ट हुआ है। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसे स्टेज पे आपके पास कोई मरीज है तो फिर क्या करना है या फिर हम लोग क्या करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। तो एक तो सबसे पहले कोई कैंसर स्पेशलिस्ट को देखना है, वही आपको आगे का प्लानिंग बताएगा उसमें क्या क्या करते हैं। वैसे जैसे पहले बोला, उसको हमें प्रूव करना चाहिए कि ये कैंसर का बीमारी है। बिना कैंसर की बीमारी कोई भी उससे कैंसर का इलाज नहीं कर सकता है। तो कैंसर की बीमारी का प्रूव करने के लिए हमें बायोप्सी लेना पड़ता है। उसके बाद सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन किया जाता है कि भाई वो बीमारी सिर्फ उतनी जगह पे है, गाल पे ही है, जबान पे ही है, या और भी कहीं कहीं गले पे या लंग्स में कहीं पे फैला है। प्लस उनका एक रूटीन ब्लड चेकअप किया जाता है और सर्जरी का प्लान किया जाता है। कैंसर्स के लिए अपने पास बेसिकली 3 हथियार रहता है, एक रहता है सर्जरी, एक रहता है रेडिएशन, तीसरा रहता है कीमोथेरेपी। तो मुंह के कैंसर्स के लिए स्पेसिफिकली सर्जरी सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है जिससे सबसे ज्यादा बेनिफिट पेशेंट को मिल सकता है। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो कीमोथेरेपी या रेडिएशन दिया जाता है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। आमतौर पे अगर बीमारी 2 सेंटीमीटर से छोटा रहता है तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट 85 टू 90% तक है। मतलब 100 में से 90% लोग ठीक होके जाते हैं जिनको वापस से बीमारी नहीं आती है। पर वही अगर बीमारी 4 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, अगर हमने कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए देरी की है, तो जो प्रोग्नोसिस है, जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट है, वो डायरेक्टली 35 to 40% पे आ जाता है। मतलब 100 में से सिर्फ 35 to 40 पेशेंट्स ही ठीक होके 5 साल तक जिंदा रहता है। अगर किसी ने ये स्टेज पे भी निगलेक्ट किया तो नेक्स्ट क्या होता है वो मरीज से कि वो मुंह के कैंसर गले में फैलते हैं। मुंह का कैंसर एक बार गले में आ गया तो उसका सर्वाइवल रेट और भी कम हो जाता है। जो 5 साल मैंने आपको बोला 35 to 40% तक का हो जाता है। मतलब 100 में से सिर्फ 35 से 40 लोग ही 5 साल तक जिंदा रहते हैं अगर गले में आ गया हो तो। पर एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि गले के सारे सूजन या गले की सारी गिल्टियां सिर्फ कैंसर की वजह से नहीं होती है। आमतौर पर इंडिया के पॉपुलेशन में टीबी की वजह से भी आती है, थुंकी के ग्रंथों की वजह से भी आती है, इन्फेक्शन की वजह से भी आती है। तो डायरेक्टली आप अपने लेवल पे कोई डिसीजन मत लीजिए, हमें चेक करना चाहिए कि क्या चीज की वजह से है। पर अगर कैंसर की वजह से है तो उसका प्रोग्नोसिस थोड़ा खराब है। पर आज के तारीख में भी अगर गले में भी आया हो तो 35 to 40% 5 ईयर सर्वाइवल रेट है। मतलब 100 में से 35 लोगों को 5 साल तक नहीं आता है, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ये भी किसी ने निगलेक्ट किया तो फाइनली ये जो गले की गिल्टियां फैल के पूरा शरीर में फैलते हैं। और अगर शरीर में, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था, कैंसर जहां जहां पे फैलता है वहां पे बढ़ते जाते हैं और वहां का फंक्शन लॉस होने लगता है। अगर लंग में फैलने लग गया तो लंग का फंक्शन लॉस होता है, लीवर में फैलने लग गया लीवर का फंक्शन लॉस होता है, ब्रेन में दिमाग में गया तो दिमाग का फंक्शन लॉस होने लगता है। तो ये सब फंक्शन लॉस की वजह से इवेंचुअली डेथ होती है। अभी अगर शरीर में कहीं फैला है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग पेट स्कैन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पता चलता है कि शरीर में और भी कहीं पे आया है या नहीं आया है। अभी ये तो बताया मैंने, जब हम पहले अर्ली साइंस के बारे में बात किया, फिर गले में आने का बात किया, फिर शरीर में फैलने का बात किया। अभी जब सर्जरी के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने, अगर किसी को सर्जरी के लिए वो बीमारी सर्जरी कर सकते हैं ऐसा बीमारी आया हो, तो जैसे मैंने बोला ट्रीटमेंट ऑप्शंस अपने पास 3 वेपन्स रहते हैं कोई भी कैंसर के लिए: सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन। तो ओरल कैंसर्स के लिए सर्जरी बेस्ट रहता है। तो आमतौर पे सर्जरी किया जाता है। उसके बाद वो जो बीमारी निकला हुआ हिस्सा है, जबान का हो या गाल का, वो वापिस हम पैथोलॉजिस्ट को पास देते हैं चेकिंग के लिए। साथ में गले की गिल्टियां भी क्लीन करते हैं, भले उसमें आया हो या नहीं आया हो। और उसके रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है आगे उनको सिकाई देना है या कीमोथेरेपी देना है या नहीं। तो ये जो मैंने आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, एक आमतौर पर अगर छोटा बीमारी है तो सिर्फ सर्जरी करके बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। सिर्फ सर्जरी किया, बीमारी छोटा है, आगे कुछ कीमोथेरेपी नहीं, रेडिएशन नहीं, कुछ नहीं, वहीं पे आपका कैंसर का इलाज खत्म हो गया अगर बीमारी छोटा हो तो। प्लस आपका सर्वाइवल रेट भी
ऑलमोस्ट 90% तक का है, मतलब 100 में से 90% लोग ठीक होके जाते हैं जिनको वापस से बीमारी नहीं आता। सेकंड है मॉडरेट डिजीज, जिनमें सर्जरी पहले किया जाता है, फिर बाद में कीमोथेरेपी और रेडिएशन या दोनों, या उन दोनों में से कोई भी एक दिया जाता है। और अगर किसी को एडवांस डिजीज हो, तो एडवांस डिजीज में हमको बीमारी, अगर बीमारी बहुत ज्यादा है, समझो ऐसा गाल का कैंसर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया हो, या फिर जबान का कैंसर बहुत ज्यादा बड़ा हो कि पूरा हम निकाल नहीं सकते, तो ऐसे कंडीशंस में, ऐसी टाइम पे हम लोग कीमोथेरेपी देके उसे छोटा करते हैं, फिर सर्जरी किया जाता है, और फिर सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी और रेडिएशन दोबारा दिया जाता है। तो ये सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स जो बनाए गए हैं वर्ल्ड वाइड, यही फॉलो किया जाता है। ये सब देने का मकसद ये रहता है कि पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट मिले, मैक्सिमम उससे कैंसर से दूर ले सके, मैक्सिमम उसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट, मतलब जो 5 साल तक जिंदा रहने का उसके जो चांसेस सबसे ज्यादा बड़ा है, उसके बेसिस पे ये सारा ट्रीटमेंट पूरे वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है। अभी सर्जरी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो सर्जरी में अगर समझ लो ये पेशेंट को गाल और दांतों के वहां पे बीमारी आया हो, तो कोई भी कैंसर का बीमारी हमें 1 सेंटीमीटर दूर जाके निकालना रहता है। 1 सेंटीमीटर दूर जाके इसलिए निकालते हैं ताकि वो वापस आने के उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम हो। अगर हम 1 सेंटीमीटर से कम निकालते हैं तो कैंसर उधर ही छूटने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहता है। इसलिए मुंह के कैंसर में 1 सेंटीमीटर दूर जाके हम निकालते हैं। साथ में जो गले में फैले हुए गिल्टियां है, सबसे पहले मुंह का कैंसर गले में आता है, फिर शरीर में फैलता है। तो जब भी गले में आते हैं तो गले में ही हम उस गले में गिल्टियों की चेन रहते हैं, हर एक के गले में गिल्टियों की चेन रहती है। तो कैंसर के मरीजों के लिए पूरा गिल्टियों की चेन ही हम निकालते हैं ताकि वो शरीर में आगे फैलने से रोका जाए। तो वो गले में आया है या नहीं आया है वो तो फाइनल रिपोर्ट पे पता चलता है, पर सेफ रहने के लिए हर एक स्टेप पे कैंसर के इलाज में डबल सेफ्टी लेके, डबल सेफ रह के हर एक स्टेप बनाया गया है। तो इसलिए कैंसर के, मुंह के कैंसर में एक तो पहला जो बीमारी है मुंह का कैंसर, वो निकाला जाता है दूर से। सेकेंड स्टेप वही सर्जरी में गले की गिल्टियां भी निकाली जाती है। तो गले की गिल्टियां निकालने के लिए ऐसे गले में कट लिया जाता है, जैसे मैंने आपको फोटो दिखाया वही लाइन में कट लिया जाता है और वापस से टाका लेके बंद किया जाता है। ये हो गया निकालने का पार्ट। अगर किसी को बीमारी लेफ्ट साइड में हो तो लेफ्ट साइड के गले की गिल्टियां निकालते हैं, किसी को राइट साइड का बीमारी हो तो राइट साइड का निकाला जाता है, किसी को सेंटर में हो या लेफ्ट का राइट की तरफ आ रहा है या राइट का लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो दोनों साइड का गले का गिल्टी निकालना चाहिए। गले का गिल्टी निकालने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इंसान अपनी डे टू डे एक्टिविटीज वैसे ही फॉलो करता है, पर अगर नहीं निकालते तो उनमें कैंसर दोबारा आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहते हैं। अभी ये हो गया सर्जरी में जिसमें हम वो बीमारी निकालते हैं। अभी हम बात करेंगे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। प्लास्टिक सर्जरी, एक ही मिनट, हाँ। तो प्लास्टिक सर्जरी में अभी जो कैंसर का हिस्सा निकाल तो दिया हमने, तो पर वो वापस बनाना भी चाहिए। तो बनाने के लिए जो वापस से बनाते हैं उसी को प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं या फिर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कहते हैं। अगर किसी का जबान का जैसे फोटो में दिख रहा है जबान का आधा हिस्सा निकला है, उसको वापस से बनाना चाहिए। आज से 30-40 साल पहले वो टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं थी, पर आज के तारीख में इंडिया में सारी टेक्नोलॉजी है, इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्री से भी ज्यादा टेक्नोलॉजी इंडिया में है। तो ये जो रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी है वो बहुत ही एडवांस सर्जरीज है। तो अगर पहले के जमाने में अगर जबान का हिस्सा निकाला तो उनके बनाया नहीं जाता था। जैसे आप देख रहे फोटो कि ये मरीज का राइट साइड का आधा जबान निकला हुआ है पर बनाया नहीं गया था, पर उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे। उन्हें स्पीच बात करने में तकलीफ आने लगी, खाना खाने में प्रॉब्लम आने लगी क्योंकि वो जबान का वॉल्यूम लॉस हुआ है। तो इसको बनाने के लिए उसे प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। आमतौर पे अगर मसल निकला है तो मसल से बनाते हैं, अगर हड्डी निकला है तो हड्डी से बनाते हैं। अगर किसी को जबड़े में कैंसर हुआ हो तो जबड़ा निकाल के वापस से जबड़ा बना सकते हैं। बोन रिप्लेस, मतलब जो बनाने का पार्ट है मसल से ही मसल बनाते हैं, हड्डी से हड्डी बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं बताता हूँ। अभी जैसे नेक्स्ट स्लाइड में जबान का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, वैसे ये मरीज का आधा से ज्यादा जबान बीमारी की वजह से निकला गया था, पर इनको ही प्लास्टिक सर्जरी करके जितना हिस्सा निकला है उसको वापस से गहरे बनाया जाता है। तो उससे उनका स्पीच, उनका फंक्शन, जो भी जबान के फंक्शन है हम वापस से रिस्टोर करते हैं। उसको वापस से वो आदमी वापस से बात कर सकता है, बात करना ही नहीं,
उनके शब्द भी जो है अच्छे से, स्पीच उनका काफी इम्प्रूव रहता है। सेकंड, उनका जो खाने का तरीका है, निगलने का तरीका है, बहुत सारा निगलना अपने जबान के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए निगलने में भी उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। अभी ये आपने देखा प्लास्टिक सर्जरी जिसमें जबान का हिस्सा निकाल के हमने प्लास्टिक सर्जरी से बनाया। अभी क्या क्या चीजों से हम प्लास्टिक सर्जरी करते हैं वो उसके बारे में आपको शॉर्ट में बता दूं। एक तो अगर बीमारी बहुत ही छोटा है तो आसपास का ही चमड़ा घुमा के बना सकते हैं। जैसे ये केस में, ये सर्जरी में जो अंदर का लाइन आप दिख रहे हैं लेफ्ट साइड का फोटो, वो बीमारी है। 1 सेंटीमीटर दूर जाके मार्किंग किया है ताकि उतना हिस्सा में निकालना है। और जो चेहरे पे आप ट्रायंगल जैसा दिख रहे हैं वो चमड़ा यूज करके हम वो जो निकला हुआ हिस्सा है बनाते हैं, उसको लोकल फ्लैप्स कहते हैं। मतलब आसपास का ही चमड़ा घुमा के लगाना, वो हो गया लोकल फ्लैप्स। वही अगर बीमारी ज्यादा बड़ा हो कि आसपास से चमड़ा घुमा के नहीं लगा सकते तो उसके लिए हमको दूर से बनाना पड़ता है, तो वो है डिस्टेंट फ्लैप्स। अभी जैसे ये केस में उसको बीमारी थोड़ा बड़ा है और जैसे आपको स्टार्टिंग में भी बोला था बीमारी अपने को 1 सेंटीमीटर दूर से निकालना है और गले का गिल्टी निकालने के लिए गले में कट रहता है। और ये केस में हमने डिस्टेंट फ्लैप यूज किया है। इनके लिए हमने हाथ का, जो आप फोटो देख रहे हैं वो 15th डे का फोटो है, मतलब 15वें दिन में मरीज पूरी तरह से अच्छे से जाके घर जा सकता है। आप देख सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी कितनी बहुत ही अच्छे से हो गई है। हाथ का, जिधर से हाथ का चमड़ा लेके वहां पे बनाया, तो हाथ का जगह भी अच्छा है। अभी हाथ का चमड़ा लेके हाथ के मूवमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, हाथ का फंक्शन वैसे का वैसा ही रहता है, इसलिए लिया जाता है। प्लस जब बीमारी बड़ा हो तो आसपास का चमड़ा लेके नहीं बना सकते, तो दूर से जाके बनाना पड़ता है। जैसे ये सर्जरी में हाथ का चमड़ा लेके बनाया गया है। कभी कभी अगर हड्डी निकलता है तो पैर का हड्डी लेके लिया जाता है, तो उसका भी मैं बताता हूँ कि पैर में कहाँ के कौन सी हड्डी लिया जाता है। अपने घुटनों के नीचे 2 हड्डी रहती है, एक वजन लेने वाली हड्डी रहती है और एक दूसरा एक्स्ट्रा बोन रहता है। वो एक्स्ट्रा बोन रहता है उसका नाम है फिबुला बोल के बोन रहता है। वो फिबुला बोन लेके हम लोग ये बनाते हैं। जैसे ये सर्जरी में पैर का हड्डी लेके आप एक्सरे में देख सकते हैं कि ये जो है हड्डी, पैर का हड्डी लेके उसको वापस अपने नॉर्मल जबड़े के शेप में बेंड करके या ब्रेक करके वापस से प्लेट और स्क्रू से फिक्स किया जाता है। तो ये भी अगर किसी का हड्डी निकला है तो पैर का हड्डी लेके हम बना सकते हैं। तो ये हुआ एडवांस सर्जरीज। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर किसी का सिर्फ मसल निकला तो मसल बना सकते हैं हाथ से या जांग के मांस से। हड्डी निकलता है तो पैर का हड्डी लेके बनाते हैं। तो इससे हमें फंक्शंस अचीव होते हैं, जो कॉस्मेटिक अचीव होता है, मतलब किसी का चेहरा अंदर नहीं चला जाता है, हड्डी लगाने की वजह से वापस से लेवल पे रहता है। जबान का हिस्सा वापस आने से उसका जो बोलना है वो स्पष्ट रहता है, उसको निगलने में तकलीफ नहीं होता है। पर इतना ही नहीं, हम लोग इतना एडवांस आ चुके हैं कि ये जो हड्डी वगैरह लगी है, अगर ये सर्जरी में पैर नीचे के जबड़े का हड्डी हमने रिप्लेस किया है, उतना ही नहीं, अगर वो हड्डी में हम आगे जाके दांत भी लगा सकते हैं। वो भी कैसे लगाते हैं वो भी बता दो। जैसे ये केस में हम वो पेशेंट का मॉडल्स बनाते हैं। एक ही मिनट। हाँ, मॉडल बनाते हैं, उसे 3D मॉडल्स बोलते हैं। उनका स्कैनिंग करके मॉडल्स बनते हैं। वो मॉडल पे ही एक सर्जरी किया जाता है। मॉडल्स पे ही सारा कुछ उनका डेंचर या कवली जो बोलते हैं वो बनाया जाता है। सब मॉडल पे ही वर्क होता है। डायरेक्टली पेशेंट के मुंह में स्क्रू और इससे फिक्स किया जाता है। जैसे ये केस में आप देख पा रहे हो, पेशेंट के लेफ्ट साइड का जबड़ा निकाला गया है, तो उधर दांत भी नहीं है और हड्डी भी नहीं था, तो प्लास्टिक सर्जरी करके हड्डी तो बिठा लिया, पर हम इसमें आगे दांत भी लगा सकते हैं ताकि मरीज को सिर्फ लुक्स और सिर्फ बात करना ही नहीं, बल्कि वो मुंह के कैंसर के बाद अच्छे से खा भी सकता है, वो अपना फूड भी एंजॉय कर सकता है। और ये सब करने का मकसद यही है कि जितना भी साल वो बचा है, जितना भी साल वो जिएगा, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर नहीं होना चाहिए। उसका जो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जैसे आमतौर पे बिना, जिससे कैंसर नहीं हुआ है और कैंसर हुआ है, वो मरीज एक साथ बैठ के खाना खा सके, एक साथ मिल के घूम सके, उनका सोशल लाइफ इम्पैक्ट ना हो, वो सोसाइटी में घूम सकते हैं, वो सब चीज के पकड़ के ये सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो ये सारे डेवलपमेंट्स हम आज के तारीख में अचीव कर सकते हैं। और सिर्फ कैंसर फ्री करना, कैंसर से बाहर निकलना इतना ही मकसद नहीं रहता है, पर कैंसर से निकल के वापस से आम जिंदगी कैसे जी पाए,
जबान नहीं है तो जबान बना सकते हैं, हड्डी नहीं है बना सकते हैं। इनफैक्ट वो हड्डी में दांत लगा के वो आमतौर पे पहले जैसा खाना भी खा सकता है। तो इतना एडवांस सर्जरीज हुआ है, तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये प्लास्टिक सर्जरी के क्या क्या फायदे हैं, जैसे मैंने अभी बोला, वापस एक बार बता दूं। वो हमने वो फोटो देखा था ऊपर वाले जबड़े में, वैसे ही नीचे वाले जबड़े में प्लास्टिक सर्जरी से नीचे का हड्डी बिठाया है, और वापस से इम्प्लांट्स, जो डेंटल इम्प्लांट्स रहते हैं या स्क्रूज रहते हैं, जिनके सपोर्ट लेके दांत भी बिठा सकते हैं। ऐसा जैसा ऊपर के जबड़े में कर सकते हैं, वैसे ही नीचे के जबड़े में भी कर सकते हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन करना बहुत जरूरी है। आज के तारीख में जब सुविधा है तो रिकंस्ट्रक्शन करना चाहिए। इनसे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, जो अपना कॉस्मेटिक है वो इम्प्रूव रहता है, अपना फंक्शन जो है वो भी इम्प्रूव रहता है। और साथ में ही जो अर्ली डिटेक्शन है, जो वार्निंग साइंस है, उन्हें भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें जितना जल्दी पकड़ सके, अगर कैंसर हुआ भी है, अगर हम उसे जल्दी पकड़ सके, तो 100 में से 80 लोगों को दोबारा कैंसर नहीं होता है, पूरी तरह से ठीक होता है। दूसरा, अगर पहले ही पकड़ते हैं तो सिर्फ सर्जरी करके उनका पूरा इलाज हो जाता है, उनको ना ही आगे कीमोथेरेपी या रेडिएशन देने की जरूरत है। तीसरा, जो भी ओरल कैंसर है, मुंह के कैंसर है, वो हमें सबसे पहले एक वार्निंग साइंस देते हैं, जैसे रेड पैचेस, व्हाइट पैचेस। वो टाइम पे भी हम कैच करें तो बहुत सारा मरीज को फायदा होता है। और तीसरा, ओवरऑल ही जो खर्चा है, जितना जल्दी हम कोई भी चीज को पकड़ते हैं उतना खर्चा भी कम रहता है, मरीज को भी परेशानी कम रहती है, और उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हैम्पर नहीं होता है। तो ये सब पूरा मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है, कैसे बनता है कैंसर, क्या क्या चीजों की वजह से बनता है, अगर बनता भी है तो क्या करना है, या हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर इलाज क्या क्या डिपेंड करता है, एडवांसमेंट कितनी हुई है। जबान का सर्जरी हुआ, जबान पे कैंसर हुआ तो बना भी सकते हैं, जबड़ा गया है, जबड़ा बना भी सकते हैं, उसमें दांत भी लगा सकते हैं। और क्यों हमें ये जल्दी कैच करना चाहिए, और हमारा क्या काम है, हमने क्या करना चाहिए। तो हमें है सब लोगों में ये अवेयरनेस स्प्रेड करना है। एक तो ओरल कैंसर है, ऐसा कैंसर है जिसे हम खुद बुलाते हैं हैबिट्स के तौर पे। अगर कोई हैबिट्स नहीं करता तो उसे आमतौर पे नहीं होता है। ये प्रिवेंशन है, जिसे हमें सबसे ज्यादा प्रिवेंट करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सब चीजों के बारे में एजुकेट करना है, अवेयरनेस बढ़ाना है, यूथ में अवेयरनेस बढ़ाना है। स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, ये सब लोगों को पहले से ये सारी चीजें बताएंगे तो शायद वो इन सब चीजों में नहीं पड़ेंगे। और किसी को, जो भी व्यूअर्स है, किसी को भी इन सब चीजों की हैबिट्स है तो सबसे तुरंत छोड़ना है, चेकिंग करवा लेना है कोई भी कैंसर स्पेशलिस्ट से, और क्या करना है आगे उसके बारे में जानकारी लेना है। तो इसी तरह से मैं आज का मेरा लेक्चर खत्म करता हूँ, और मैं कैंसर एड एंड रिसर्च फाउंडेशन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों की वजह से उन्होंने मुझे मौका दिया ये सब लेक्चर देने के लिए। और उसके साथ ही, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, हमारा नेक्स्ट वेडनेसडे को है डॉक्टर मिशेल पारिक, जो कि मस्कुलोस्केलेटल कैंसर्स के बारे में डील करते हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, ऑर्थो ऑन्कोलॉजिस्ट है। जो भी बोन रिलेटेड कैंसर्स होते हैं या मसल रिलेटेड कैंसर्स है, उनके बारे में आपको अगले वेडनेसडे को यही टाइम पे बताएंगे। थैंक यू। किया नहीं, चालू किया। और किसी को कोई प्रश्न रहेंगे तो मैं चाहता हूँ कि पूछ सके। क्वेश्चंस आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन का मैं जवाब देने के लिए कोशिश करता हूँ। Good afternoon, sir. If tooth ulcer is not healing from weeks, can it be a sign of cancer? अगर दांत के रिलेटेड कोई अल्सर्स है
और वो 2 या 3 हफ्तों के ऊपर जख्म नहीं भर रहा है। एक ही मिनट, एक सेकेंड। हाँ, तो दांत के रिलेटेड जो कैंसर्स है, दांत की जख्म लगने से जो छाले आते हैं मुंह में, वो सबसे पहले तो आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए, क्योंकि अगर आप बता रहे हैं कि 2-3 हफ्तों के, वो एक सेकेंड, एक ही मिनट। हाँ, तो अगर दांत के रिलेटेड जख्म है, अगर 2 या 3 हफ्ते से ज्यादा वो जख्म वैसा ही है, भर नहीं रहा है, भरने की कोई साइंस भी नहीं है, तो डेफिनेटली आपको आपके कैंसर स्पेशलिस्ट या डेंटिस्ट या जो भी आपके लोकल डॉक्टर है उनको तो एटलीस्ट दिखाना है। अगर उनमें कुछ भी परेशानी लग रहा है, या फिर मुझे भी दिखा सकते हैं, तो एटलीस्ट पता चलेगा कि वो जख्म भरने जैसा है या नहीं। स्टार्टिंग में तुरंत ही हम लोग बायोप्सी पे जंप नहीं करते, 2 to 3 वीक्स टाइम देते हैं उसको खुद से हील होने के लिए। अगर वो खुद से हील हो गया तो फिर आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, एक सेकेंड। What is the difference between oral cancer and tongue cancer? Is it aggressive and deadly for a common person? ओरल कैंसर मतलब जबान के कैंसर, गाल के कैंसर, तालू के कैंसर, ये सब एक ही टाइप के ओरल कैंसर है। और एग्रेसिव है या डेडली है, डेफिनेटली कैंसर खुद ही एग्रेसिव रहता है एंड इट इज डेंजरस। तो बेसिकली आज का लेक्चर का मेरा कहने का मकसद ये था कि कोई भी कैंसर तो डरना नहीं है, बेसिकली हम उसके बारे में इलाज कर सकते हैं। अगर वो ओरल कैंसर कोई भी जगह का हो, टंग का कैंसर हो, एग्रेसिव हो, डेंजरस हो, आज के तारीख में उसके लिए इलाज है। Oral cancer can be cured. It can be cured 100% if detected early. How do we get oral cancer? वही मैंने आपको जैसे बताया, जो बैड हैबिट्स है, तंबाकू, सुपारी, अल्कोहल, वो सब वजह से, प्लस पुअर ओरल हाइजीन की वजह से भी हमें बहुत सारा ओरल कैंसर मिले हैं, पाए जाते हैं। What does early stages of mouth cancer look like? अर्ली स्टेजेस में रेड और व्हाइट पैचेस आते हैं, जैसे मैंने आपको फोटो में दिखाया। तो दोज आर अर्ली साइंस कि अगर किसी को हैबिट्स है और